बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। ईद उल अज़हा का तीसरा रोज आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। ईद उल अज़हा आपको मुबारक हो। तीसरा रोज है और 2 दिन कुर्बान जाइए के साथ आप जुड़े रहे हैं। हमारी जो खास ईद की ट्रांसमिशन है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा फीडबैक आया है और आज तीसरे रोज हमने सोचा कि आज ईद ही पर डिस्कशन होनी चाहिए, तो हमने एक गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें हमारे साथ एंकर पर्सन्स भी मौजूद हैं और हमारे साथ गुलकार भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स पर भी हल्की हल्की बात करेंगे, लेकिन इसका फ्लेवर हम ईद का ही रखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ जनाब, हमने आपके लिए पूरा पैकेज तैयार किया है ताकि आपके ईद के तीसरे रोज की जो सुबह है वो भी बहुत अच्छी हो जाए। वैसे तो जब हम ऑफिस आ रहे थे तो बहुत मैंने सड़कों पर देखा कि हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा इस बार किया है काफ़ी हद तक। कहीं पर आलाइशें नहीं दिखाई दी। इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी जाता है। आप लोगों ने बड़े ऐसे तरीके से कोऑपरेट भी किया है, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बैग्स फराहम कर रही थी और जिस तरीके से जगह आलाइशों के लिए बताई जा रही थी, मुख्तस की जा रही थी, आप उन्हें कॉल कर रहे थे, वो आकर उसे कलेक्ट कर रहे थे। तो इसी तरीके से आज भी ईद का तीसरा दिन है। आज के दिन भी आपने जिम्मेदारी का ही मुजाहरा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज कुर्बानी करनी है। तो भरपूर तरीके से कुर्बानी कीजिए और फिर वही वाली बात करेंगे जो पहले 2 दिन भी आपको करते रहे हैं कि आपने अपने फ्रीजर्स नहीं भरने, आपने मुस्तहिकीन को याद रखना है, खासतौर पर उन लोगों को याद रखना है जो इंतजार करते हैं ईद उल अज़हा का कि इस ईद पर जब ईद आएगी तो उनके घर गोश्त आएगा और वो उसको खाएंगे। तो आपने ज़्यादातर उनका ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल इस तरीके से रखना है कि जनाब आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। इस हवाले से भी आगे चलकर हमने जो माहिर ग़िज़ाइयत है उनको आपसे बात करवानी है और समझाना है उन्होंने आपको अपनी ज़ुबान में कि आपने गोश्त का जो इंटेक है वो सुबह दोपहर शाम इस तरह नहीं करना, वरना आप अस्पतालों में पड़े होंगे और एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप माहिर ग़िज़ाइयत से आप ठीक नहीं होंगे ना, तो हमने आज एक जादूगर को भी बुलाया है जो जादू की छड़ी घुमाएंगे और आपके मैदे जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर्ली फंक्शनल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एंकर पर्सन रहमान अजहर मौजूद है। अमूमन आपने इनको देखा होगा एक सियासी और संजीदा पर्सनैलिटी के तौर पर, सियासी तो नहीं खैर लेकिन सियासत पर बात करते हुए एंकर पर्सन रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद है। सीनियर एंकर हैं, काफ़ी अरसे से एक ग्रिप रखते हैं। लेकिन आज रहमान हम सिर्फ जो है बात करना चाहेंगे ईद पर। तो सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है और उम्मीद है कि देखने वालों की, आप लोगों की खास तौर पर, क्योंकि ईद के दिनों में भी आपका ऐसा लग रहा है काम ही चल रहा है, तो आप लोगों की ईद भी जो है वो अच्छी गुजरी होगी, काम के अलावा ईद भी मनाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ईद सेलिब्रेट की और हमने अपना काम भी साथ साथ रखा। रहमान, जिस तरह से अली ने भी जिक्र किया कि आपको सभी लोग इस तरीके से ही देखते हैं, एक संजीदा पर्सनालिटी और ख़ास तौर पर प्राइम टाइम की ज़ीनत हैं आप, जहाँ भी आपके जो चल रहा होता है शो भी और सब कुछ। लेकिन आज हम चाहेंगे कि हम जानें कि रहमान अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और ईद कुर्बान पर रहमान अजहर की क्या क्या मसरूफियात होती हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा पीछे से बताएं कि बकरा जो ख़रीदने जाने के लिए मंडी के तमाम होता है उसमें भी क्या पार्टिसिपेट करते हैं, खुद जाते हैं, पसंद करके जानवर लेकर आते हैं, और उसके बाद फिर ईद के दिन की मसरूफियत। अच्छा, तो ये वैसे हमारी ईद उसी तरह से होती है जिस तरह से बाकी सारे पाकिस्तानियों की ईद होती है, और उसमें कोई ज्यादा कोई खास फर्क नहीं होता। जो है वो सियासतदानों की ईदें डिफरेंट होती हैं, उन्होंने लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता है, लेकिन हमारी ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और उनके साथ मिलते मिलाते ही जो है वो गुजरती है। एक चीज आपने बकरे के हवाले से पूछी, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये एक्चुअली मेरे वालिद साहब हैं, वही जो है वो ये सारा मामला जो है वो संभालते हैं। तो उसमें बावजूद इसके कि अब कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके अंदर को बहुत ज्यादा तजर्बा जो है वो हासिल जो है वो नहीं किया, ना जो है वो अभी तक जो है वो उसके अंदर को बहुत ज्यादा जो है वो मालूमात है। लेकिन आसपास पता होता है कि आजकल जो है वो रेट जो है वो क्या चल रहा है, बकरा जो है वो कितने का मिला है, क्योंकि कभी कभार ये शो में भी डिस्कस करना पड़ जाता है। लेकिन ईद का जो दिन होता है ना, मेरा ख्याल है ये होता है इस वजह से कि आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें, और मेरी हमेशा हर ईद पे ये तरजीह भी होती है, कोशिश भी होती है कि ईद का दिन जो है वो अपने घर वालों के साथ जो है वो गुजारा जाए और जितना टाइम उनके साथ स्पेंड किया जाए। देखिए, हम बाकी दिनों में हम इधर उधर फिरते रहते हैं, जिंदगी के काम जो है वो चलते हैं, कुछ लोगों की रूटीन होती है, ऑफिस की रूटीन होती है। तो मेरा ख्याल है ये जो ईद का मौका खास तौर पर होता है, इसमें सब चीजों को एक ब्रेक लगाने की जरूरत होती है, और ब्रेक लगाकर आप जितना मैक्सिमम टाइम, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजार सकें, अपने रिश्तेदारों से जो है वो मिलने में जो है वो गुजार सकें,
जो है वो थोड़ा वो कोशिश करें, वो काम करने की कोशिश करें जो आप आम दिनों में जो है वो नहीं करते। मतलब मैं मकसद ये कि काम ही ना करते रहे ना, कुछ लोग होते हैं नहीं, यानी आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है कि हम जो है काम भी करते चले जा रहे हैं और फिर उसके साथ हमें ईद भी मनानी पड़ रही है। लेकिन रहमान, हम जानना चाहेंगे, सहाफ़ी के तौर पर तो आपने बेहतरीन काम किया है और सभी लोग उससे वाकिफ हैं, लेकिन एक एथलीट के तौर पर भी अब आपको जानने लगे हैं, और ये दौड़ने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? मैराथन तो एक बहुत मुश्किल काम है, और पहला कौन सा इवेंट था आपका? अच्छा देखिए, ये जो रनिंग है ये एज ए पैशन इसको मैं फॉलो करता हूँ। आप लोगों को मालूम है, आपको भी अक्सर जो है वो तंग करते रहते हैं, और जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है तो आप भी हमें ये मौका देते रहते हैं कि हम आकर उस इवेंट के हवाले से भी थोड़ी जरा बात कर सके। लेकिन मेरे लिए ये एक वेट लॉस जर्नी के तौर पर जो है वो स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत सारे लोगों के साथ है, हमारे साथ बहुत सारे जो लोग रनिंग कर रहे हैं प्राइमरीली, क्योंकि हम वो प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं हैं, तो हमारे लिए एज ए वेट लॉस जर्नी जो है वो ये भागने का या रनिंग का जो शौक है वो पैदा हुआ। और उसके बाद जब आप रनिंग को एज ए स्पोर्ट टेकअप कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा इसकी नेचर बदल जाती है। हमारे यहाँ रनिंग को जो है ना वो समझा जाता है कि शायद ये महज एक वर्कआउट ही है, और बहुत हल्की फुल्की करते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा, ये बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि इतना भागने से जो है वो आपके घुटने जो है वो खराब हो जाते हैं, या जो है आपका जो है वो कुछ साल बाद आप जो है वो चल भी जो है वो नहीं सकेंगे, और उनके पास बहुत सारी मिसालें होती हैं। तो रनिंग को जब आप एज ए स्पोर्ट टेकअप करते हैं तो उसकी टेक्निक और उसकी जो चीजें हैं और उसमें जिस तरह से आपने ट्रेनिंग करनी है वो वैसे ही है जिस तरह से एक आम किसी क्रिकेट की जाती है, टेनिस की जाती है, स्क्वॉश की जाती है। उसमें आप बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, किसी भी स्पोर्ट की तरह ये जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स होती है। फिर उसका एक स्पेशल जो है वो आप उसके मतलब जूते, अगर आपके जो है जिस तरह से खेलने के लिए रैकेट आपको एक खास चाहिए होता है, उसी तरह से भागने के लिए जूते भी आपको खास चाहिए होते हैं। तो वो मेरा ख्याल है फिर वो जो एक सिलसिला होता है वो अगर आपका चल पड़े तो फिर आप इसको ज्यादा बेहतर तौर पर समझना शुरू कर देते हैं। मैंने जो पहले जो इवेंट किया था वो एक तो इस्लामाबाद में हमने मैराथन भाग के देखी थी, जो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जो मैराथन का एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। लेकिन उसके बाद पहली जो इंटरनेशनल मैराथन थी वो इस्तांबुल मैराथन थी, और बस उसके बाद से एक सिलसिला चला हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। और रहमान, जिस तरह से भी हम खुद ही बता रहे हैं, सहाफ़ी बतौर सहाफ़ी आप काम कर रहे हैं, आपका अपना शो चल रहा है और उसके साथ साथ आप एथलीट भी हैं, एक और भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री में बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें और सारी की सारी मुश्किल चीज़ें आप एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, ये तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतना मौका जो है वो मिलता है यहाँ पर, मीडिया की वजह से भी, आपके बाकी कामों से भी आपको जो है वो इतनी फुर्सत मिल जाती है कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ चीज़ है कि आप थोड़ा सा ज़रा अगर अपना फ़ोन के ऊपर टाइम स्पेंड करना कम कर दें तो फिर मेरे ख्याल है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो गुंजाइश जो है वो निकल आती है। और दूसरा ये कि हम बहुत सारी और चीजें करते हैं। अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको कंपार्टमेंटलाइज करें अपने पूरे दिन को, और आप एक थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चले, आपको मालूम हो कि आपने इस टाइम पे जो है वो रनिंग करनी है, इस टाइम पर आपने जो है वो हिस्ट्री पे जो है वो कुछ रिसर्च करनी है, और इस टाइम पे जो है वो आपने अपना प्रोग्राम करना है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। ये सारी चीज होती है कि आप अपने पूरे दिन को जो है वो मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी जिंदगियों को मैनेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपको अपने दिन को मैनेज करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर आप अपने दिन को बेहतर तौर पर मैनेज कर जाएं तो बहुत सारी चीजों के लिए काम निकल आता है। और दूसरा फिर वही कि हम असल में बहुत ज्यादा हम अपना टाइम जो है वो, अगर आप देखें तो हम सोशल मीडिया पे और फोन के ऊपर अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरी एक ये भी कोशिश होती है कि मैं फोन के ऊपर थोड़ा अपना वक्त जो है वो कम स्पेंड करूं ताकि इन चीजों के लिए वक्त निकले। राइट। तो रहमान, हमने तो कहा था आपको कि हम सियासत पे आज कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ही आप नजर आते हैं कोई ना कोई सवाल ज़हन में गर्दिश करने लगता है। मैंने आपको इसीलिए पहले कह दिया था, मैंने कहा सियासत पे बात करनी है तो कोई ऐसा चले लाइटेड ऑन में बात कर लेते हैं। ईद के 3 दिन हो गए, अब ईद के 3 दिन हो गए तो तीसरे दिन की जा सकती है। राइट। तो रहमान, ये बताइएगा कि हम इसको लाइटर ही रखते हैं, ये बताएं सियासतदानों में बेहतरीन दोस्त कौन है?
बहुत सारे हैं, मेरा ख्याल है आपकी बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो अच्छी बन जाती है, और जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है। देखिए, हम एक तो ताल्लुक तो है जो एक आपको भी मालूम है, अब आप लोग भी शो करते हैं। Yes. कुछ शो होते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं जो आपके शो पर ज्यादा आते हैं, और आपकी उनके साथ एक जो है वो जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो आपके उनके साथ बहुत अच्छी मुसद्दिक मलिक। हमें एक आपसे सुनना ही सुनना है नाम, चाहे आप जितनी मर्जी तमहीद इसकी बांधे, लेकिन हमें एक नाम आपने जरूर देना है, ये गेम का पार्ट है। अच्छा, एक नाम जरूर देना। हाँ। मेरा ख्याल में 2 नाम दे देता हूँ आपको। अच्छा। दोनों पार्टियों से दे देता हूँ ताकि दोनों पार्टियों के बराबर कर दें। मेरा ख्याल है PMLN में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक है और PTI में अली मोहम्मद खान है। हम तो दोनों नाम पहले ही ले चुके हैं आपके लिए। अच्छा रहमान, अगला सवाल जी रहमान। तो देखिए, ये तो आप पूछ रहे हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। अब अगर दोस्त 4-5 हो तो फिर जो है वो क्या किया जाए, फिर तो मसला बन जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अगला वैसे सवाल भी यही है कि आपको हम कुछ नाम लेंगे और आपने उन लोगों को मशवरा देना। तो पहले 2 मशवरे तो इन 2 नामों को ही, एक मुसद्दिक मलिक साहब को और एक अली मोहम्मद खान साहब को आप दें। पहला मशवरा किसको देंगे और क्या? देखिए, मेरा ख्याल है डॉक्टर मुसद्दिक को मशवरा होगा कि टेंशन थोड़ी कम लिया करें। अच्छा। और अली मोहम्मद को मशवरा होगा कि टेंशन थोड़ी लिया करें। जबरदस्त। अच्छा, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ साहब को मशवरा ये है कि वो अपनी जो तकरीरें हैं ना, उनको जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, वो थोड़े जरा अब कम करते हैं। शबाना रोज आसान अल्फाज में बताया अल्फाज वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान को पता है वो कौन से अल्फाज ज्यादा शबाना रोज उसमें टॉप पर है। शबाना रोज, और अक्सर लोग पूछते सुनाई देते हैं कि शबाना रोज कौन है। हाँ, इसका जिक्र वाइड ट्रांसमिशन में भी हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, अगला नाम हम आपको बताते हैं, मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा के लिए मशवरा ये कि काम उनके करने के बहुत हैं, सूबा उनका बहुत बड़ा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है उनकी इनिंग जो है वो अभी बहुत लंबी है, उनको बहुत कुछ करने की जरूरत है। राइट, तो जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं, बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा है, और उनसे बस यही उनको ये मशवरा है कि बस इसी तरह हम जूनियर्स को जो है वो सिखाते रहें, उनके साथ गपशप लगाते रहें। सही है जी, जबरदस्त। और इसके बाद अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको मशवरा ये होगा कि जो है वो सूबे के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस रखें। गवर्नेंस जो है वो मेरा ख्याल है की है इस वक्त, सब लोग उनकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मशवरा है ना, वो बताइएगा। रहमान अजहर को खुद क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अपने लिए मशवरा यही है कि जो चीजें अभी मैं करना चाह रहा हूँ जो है वो बस हिम्मत और अल्लाह ताला तौफीक दे, ये चीजें जो है वो इसी तरह से जो है वो चलती रहें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपनी जॉब तो कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आप अपना हर गुजरा दिन जो है वो आने वाला दिन जो है वो उससे बेहतर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो यही इंशाल्लाह कोशिश है, और अपने आप को भी यही मशवरा है कि जो आने वाला कल है वो मौजूदा आज से जो है वो बेहतर हो। जबरदस्त जबरदस्त। ये तो हो गई गेम, और जब सियासतदानों का जिक्र हो गया तो मैंने कहा कि एक छोटा सा सवाल सियासत का भी पूछ ही लेते हैं रहमान, और आपने कल का भी जिक्र किया। तो अभी फिलहाल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें क्या देख रहे हैं? जो गर्मा गर्मी है उसमें कई तब्दीली आती हुई देख रहे हैं, क्योंकि वो जो एहतजाज की कॉल है वो ईद के बाद की थी, तहरीक चलाने की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दी गई थी, तो सूरत हाल में कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आते हुए देख रहे हैं, या फिर मामलात इसी तरह से बरकरार रहेंगे? क्योंकि बजट भी आ रहा है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब ऑपोजिशन ने तो ऑपोजिशन रहना है, ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल देगी, और वो भी खास तौर पर ऐसे वक्त में जब उनके जो लीडर हैं इमरान खान वो जेल के अंदर हैं। तो ये हो नहीं सकता। ये भी हमने एक टाइम देखा था जिसमें हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर बात है वो सिचुएशन ही ऐसी थी, उसमें कोई जलसे जुलूस की कॉल तो जो है वो नहीं दी जा सकती थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जिससे हम यूज टू हैं, या जिससे हमारे टॉक शोज यूज टू हैं, वो थोड़ा कम हो गई थी। लेकिन अभी इसके बाद अब क्योंकि वो एपिसोड गुजर चुके हैं, तो अब ये तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है, ये आखिरी कॉल भी नहीं होगी, इसके बाद भी कॉल जो है वो चलती रहेंगी। खान साहब की जो है वो केसेस भी जो है वो इसी तरह से चलते रहेंगे। मेरा जहां तक अंदाजा है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली अभी आने वाले वक्त में जो है वो मैं नहीं देख रहा, ना तो हुकूमत के हवाले से, ना ही तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिल वक्त अंदाजा ये है कि इसमें
कोई ऐसी तब्दीली नहीं होगी। उसी तरह जलसे जुलूस जिस तरह से हमने पहले देखे उसी तरह से होंगे, हुकूमत उनको रोकेगी और ये मामला चलता रहेगा। राइट। तो रहमान, अब मौका भी है, दस्तूर भी है, एक पैगाम ईद पर क्या देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? और मैंने तो शुरू में कह दिया था कि अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो ईद गुजारे और अच्छा खाए, अच्छा जो है वो पहने, और बस इस टाइम को जो है वो आज क्योंकि तीसरा दिन अब तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये कि ये जो उम्मीद करते हैं कि ये दिन जो है वो अच्छे गुजरे हों। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, आपने आज ईद के दिन जो है हमारे लिए अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। वंस अगेन आपको ईद मुबारक। और जनाब, ईद की किसी तरीके से सेलिब्रेट आप लोग करते रहिए। लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिस जादूगर का जिक्र अली ने किया है ना, उससे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो, उल्लुलु हेलो, 80 420 80 911, तुसी 420 तुसी 911। ये बिल्कुल आपने सुना कॉल, ये जो आवाज आ रही है कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बिल्कुल। और जनाब नाज़रीन, ये क्योंकि शो ईद का है, तीसरा दिन है, इसको खास बनाने की कोशिश थी हमारी। और वो लोग जो आजकल की जनरेशन जिनको जन जी वगैरह कहते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। हमने खास बना दिया है इसको। तो पाकिस्तान के सबसे मशहूर ड्रामे का ऐसा किरदार जो 90 की दहाई के बच्चों और बड़ों के दिलों में घर कर गया, और एक जादूगर जिससे हर कोई थोड़ा सा डरता भी था और हंसता भी था। जी हाँ नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ऐनक वाला जिन के हामून जादूगर। आज हम आपको लिए चलते हैं वक्त के उस सुनहरे दौर में जब टीवी के सामने पूरा घर बैठ जाया करता था, जब शाम 7 बजते ही गलियां सुनसान हो जाया करती थी और बच्चे बेताबी से एक ही शो का इंतजार कर रहे होते थे। और इस मशहूर जमाना ड्रामे ने न सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी दिल जीत लिया था। 1993 में पाकिस्तान टेलीविजन से नशो होने वाला ये ड्रामा एक ऐसा कामयाब तजर्बा था जिसने फैंटेसी, कॉमेडी, सबक आमोज कहानियों को बच्चों के ज़हनों तक पहुंचाया। और ये सिर्फ एक ड्रामा ही नहीं है बल्कि एक पूरी नस्ल की यादें भी हैं, जिसमें हंसी भी है, खौफ भी है, हैरतों का खजाना भी है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसीब पाशा साहब और हामून जादूगर। तो उन्हीं से इस हवाले से बात कर लेते हैं। कैसे सर? जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी, देखने वालों को भी बहुत बहुत। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुबारक, खैर मुबारक। आप हमें वापस ले गए पीछे, पता नहीं कहाँ पर हमारा जो सुनहरा दौर था, और आजकल तो ऐसा कंटेंट बनता भी नहीं है। ईद मुबारक हमने आपको विश की है, तीसरा रोज़ है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं। हम आपको हसीब पाशा और हामून जादूगर कहें या फिर हामून जादूगर और हसीब पाशा? देखो जी, हसीब पाशा को तो उसके घर वाली जानते हैं, सही बात है। हामून जादूगर को पूरी दुनिया जानती है। और ये जो नाम है ना, ये मुकद्दर वाले आर्टिस्टों को मिलता है, वरना इतना काम करने वाले मैंने फनकार देखे हैं कि लोग ये तो कहते हैं यार ये आर्टिस्ट है, इसको किसी ड्रामे में देखा है, उनको नाम याद नहीं होता। मैं हूं या जकूटा जिन हो, हम फौरी तौर पर पहली लुक में पहचाने जाते हैं। जकूटा खास तौर पर, वो छोटा, उसका कादिल छोटा, उसका काला रंग, वो ऐसा अट्रैक्टिव था कि पहली देख हो जकूटा जिन। और अगर मैं साथ हूं तो साथ कहते ये हामून जादूगर। मैं किसी न किसी चीज की वजह से दूसरी, जैसे बिल बितौड़ी थी, उन्हें चुड़ैल होने की जो एज था, और फिर जो ऐनक वाला जिन है उनको जिन होने का एज था। हाँ। तो आप वाहिद इंसान थे उसमें जो एक जादूगर थे। और आपकी जो है ना, आपसे लोग जो है एसोसिएट शायद कम लेकिन डरते ज्यादा थे। तो कभी किसी ने कहा कि आप जुल्म ना करें? हाँ, बच्चे मुझे मिलते थे जब उनके आर्टिस्ट को पता होता है कि उसका क्या हो रहा है, डायरेक्टर राइटर को नहीं पता होता, तो बच्चे आते थे कि देखें जी वो आप मोहतर इमरान को आपने कुछ नहीं कहना, वो जकूटे को कुछ नहीं कहना, नस्तूर जिन को। अच्छा भी मैं अगली किस्त में नहीं आऊंगा। नहीं, आपने आना भी जरूर है, आपके बगैर मजा ही नहीं आता। मतलब पहला नेगेटिव करैक्टर है जो कि पॉजिटिव जो करैक्टर के ऊपर चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत। और मैं वही कह रही हूँ कि अभी भी हम आपको देखें तो हम वापस उसी टाइम में चले जाते हैं कि जब से हम ये ऐनक वाला जिन ड्रामा देखा करते थे, और कितनी क्यूरोसिटी होती थी उस वक्त टीवी पे 7 बज गए हैं तो हमने बैठ कर देखना है। आपको कैसा महसूस होता है कि अभी तक, मतलब इतने लंबे अरसे के बाद भी आपको, आपकी फैन फॉलोइंग मेरे ख्याल से तो मजीद बढ़ी है, क्योंकि उसके बाद भी वो ड्रामा एयर किया गया है, बहुत सारे लोगों ने चाहा भी है कि उनके बच्चे उसको जरूर देखें, तो यूट्यूब पर उन्होंने उनको
दिखाने की कोशिश डिजिटल की कर दिया गया, हाँ, पीटीवी ने इसको डिजिटल कर दिया है और अब ये अच्छे अंदाज में खूबसूरत स्टाइल में ये जो है फौरी तौर पर दस्तयाब होगा। और अब मेरा ख्याल है कि नई नस्ल, वो जो कहते थे नहीं पता नई नस्ल को, कि अब वो भी देख सकेंगे। पुराने आपकी उम्र के बच्चों को तो याद है, शायद वो इस जादू को नहीं समझ सकते जो इस वक्त था, क्योंकि मैं खुद भी देखता रहा हूँ और मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन था। जादूगर है, ऐसे लगा कहने लगे कि मैं खुद भी जादू करता हूँ। सीखने की कोशिश तो आपसे करते ही रहे उसमें। लेकिन जब हम स्कूल जा रहे होते थे तब हम देखते थे, फिर रात शाम 7 बजे तो हम ट्यूशन जा रहे होते थे, तो वहां से जब वापस आते थे हमारी पूरी कोशिश होती थी जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करें और जाके देख लें। वो जो जादू है वो आजकल की नस्ल नहीं समझ पाएगी शायद। हाँ वाकई ये वक्त के साथ साथ तब्दीलियां तो आपको पता आती रही हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कहीं कहीं एक आध होता था, वो टांगों वाला, दरवाजे बंद करने वाला। उससे पहले रेडियो था जिस पे हम कपड़ा डाला करते थे और वो सुनते थे। तो ये वक्त के साथ साथ पता नहीं, वो कहते हैं ना कि अगर आज से 100 साल पहले का इंसान जिंदा हो जाए तो ये सारा कुछ देख के खौफ से दोबारा मर जाए। हमारे आने वाली नस्ल पता नहीं क्या क्या तब्दीलियां देखेगी आईटी में। और अब ये देखें ना, इसको डिजिटल कर दिया, अब ये जो नई नस्ल है वो भी देखेगी। एक मेरे ख्याल से दिखाने चाहिए इस तरह के सबक आमूज और हाँ, ये खूबसूरत जो ड्रामे तो बिल्कुल दिखाए जाते हैं। ये सबक आमूज था, हर किस्त में कोई ना कोई सबक होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपकी इस कैरेक्टर की सबसे कोई ऐसी खास बात जो आप खुद से भी महसूस कर सकते हैं, आपके दिल के बड़े करीब है, आपके किरदार की कोई ऐसी किरदार ही इसमें बड़ा खूबसूरत बन गया था ये कि जो मैं नहीं कर रहा था। मतलब मेरे किरदार के बाद कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने कहा कि हमें पतलून जादूगर बना दो, हमें कार्टून जादूगर बना दो। इसी तरह जब बेल बतौड़ी आई है तो वो जो लड़कियां काम नहीं करना चाहती थी, जो कहती थी हमें परियां बनाओ, वो आ गई कि बेल बतौड़ी की एक बहन बना दो, पल्ले पकौड़ी बना दो, एक दिल लगोड़ी बना दो। एक वहां पे एक लाइन शुरू हो गई थी कि लोग हमें देखने के, और हम उस वक्त नए थे। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर थे हफीज ताहिर, उनका बड़ा अच्छा फैसला था कि नए लड़कों को, लड़कियों को रखना मैंने। अगर मेरी जगह पे फरदौस जमाल साहब काम कर रहे होते तो लोगों ने कहना चाहिए हमून जादूगर नहीं, फरदौस जमाल। तो कहते थे मैंने नए बंदे रखने हैं ताकि लोग पहचाने ना बच्चे। और वही बात हुई कि हम सब नए थे। जकूटा जिन भी वहां पे प्रोडक्शन करते थे, मैं भी नया, बिल बतौड़ी भी एक कोने में बैठी तस्वीर पढ़ती रहती थी। हसी भाई सूरत यूसुफ पढ़ा करो, खूबसूरत बनाती है। मुझे याद है जी। तो वो बड़ी नहीं, लेकिन आपको आपकी क्या चीज थी, आपको क्या लगता है जो उनको भाग गई और आप उन्हें लगा कि नहीं यही वो? हाँ, इससे पहले मैंने एक प्ले किया था तलाश, उसका नाम था, उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था। वो प्रोड्यूसर हफीज ताहिर साहब को बड़ा पसंद आया था। वो कोई 6 माह पहले मैंने किया था। तो जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मुझे कहते हैं यार एक कैरेक्टर आया जादूगर का, फलानी फिल्म देखो, वो देखो, वो देखो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल आ जाऊंगा। मैंने सुनी और सुनी कर दी और मैंने कहा मैं हीरो बनने चला हुआ, अब मैं ये ड्रामा बच्चों का करूंगा। मैं भूल गया। फिर अगले दिन का फोन आया, फिर मैं तरामन चला गया कि मैं जाके इनकार करता हूँ। हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है, तो जाके जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, सारी कास्ट बैठी हुई थी, मुझे कहा जी हमून जादूगर का सीन पढ़ो। मैंने पकड़ा, मैंने पढ़ा, मेरा नाम हमून जादूगर है, कोई पतलून जादूगर नहीं है। बिल बतौड़ी नसा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी, आई एम सॉरी, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है। जब ये फिक्रे आए तो सारी कास्ट हंस पड़ी, तो क्लैप आ गई मेरे लिए वहां पे। प्रोड्यूसर साहब बड़े खुश हो गए, यार आई वांट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, यू आर डूइंग वेरी वेल। मुझे यही चाहिए था। अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूं, मैं तो इनकार करने आया। फिर मैंने कहा चलो एक दो किस्तें करके भाग जाऊंगा। मैं मेकअप मैन के पास गया, मैंने कहा यार हसीब पाशा को छुपा दो, ये नजर ना आए। उसने कहा बैठ जाओ जी। मैं कुर्सी पे बैठ गया, उसने इतना हैवी गेटअप कर दिया कि जनाब हसीब पाशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अब जब मैं कैमरे के सामने गया हूं तो वो 200 साल का हमून जादूगर लगा। इतना खौफनाक लगा कि वही जो मेरी ना थी वो हाँ में बदली, और ऐसी बदली कि आज 30-32 साल हो गए हैं और हमून जादूगर जिंदा है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा सर, अभी ईद का दिन है तीसरा, तो अब थोड़ी सी ईद की भी डिस्कशन कर लेते हैं। 2 दिन कैसे आपके गुजरे और उमूमी तौर पर क्या रूटीन होती है ईद के दिन में आपके? तो मुझे लगता है कि फैंस आते होंगे मिलने आपसे ईद खास तौर पे। अब तो मैसेजेस पे सारा काम होता है जी, वो भरे होते हैं, सैकड़ों के हजारों के हिसाब से होते हैं। फिर मैं मुश्तरका तौर पर सबको जवाब देता रहता हूँ जी ईद मुबारक का। अब तो देखें ना, कभी याद होगा कि कभी ईद कार्ड होते थे, ईद उल फितर पे, ईद उल, अब खत्म हो गए सारे। लेकिन ये है कि बस मैसेज आपके आते हैं और उसी पे हम जवाब देते हैं। बाकी दिन बड़ा मसरूफ गुजरा। पहले 2 दिन बकरा तलाश करने में एक बड़ा टफ काम है कि आप अपनी बसात के मुताबिक अपने बजट में रहते हुए जानवर को तलाश करें। वो एक दैट्स अ टफ जॉब। खैर वो आदमी कर लेता है।
और उसके बाद फिर कसाई के तल्ले मिलते होते हैं, जोड़ तोड़ होती यार एने ले ला एने ले ला एने ले ला। फिर उसके लिए हम जैसा मीडियाकर जो फनकार है और इनके पास इतने अमीर तो होते नहीं लेकिन बजट में रहते। फिर उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा जो उसका आया वो है गोश्त तकसीम करने वाला, वो उससे भी ज्यादा है। बल्कि मैं तो घर वालों से कह रहा था, बल्कि आवाम से भी ये क्यों कि यार जिसने कुछ जानवर ज़िबा किए है ना उसको ना भेजा जाए। हम ये है कि वहां पर उसने 3 गाय की है, उसने 4 बकरे किए हैं, हम उनको भी भेजते हैं। नहीं तो इस रूटीन को खत्म किया जाए। वो जो ज़िबा करते हैं ना फिर वो खुद अपना फ्रिज अपने ज़िबा किए हुए आज के दिन के हवाले से बड़ा खूबसूरत आपने पैगाम दिया है कि अपने फ्रीजर खुद ना भरें, उनको दें जो कि मुस्तहिक है। 3 हिस्से बनाए, जो हुक्म है जी 3 हिस्से बनाए उनको दे। बल्कि ये करें कि मैं तो छोटे छोटे पैकेट बना लेता हूँ कि मैं गाड़ी में रखता हूँ कि 100-50 पैकेट, और मैं देखता हूँ कि गुब्बारे बेचने वाला ईद के दिन भी बेच रहा है, एक सिट्टे भून रहा है वो भी बेच रहा है, गुब्बारे वाला, लच्छे बनाने वाला। तो जो मुझे नजर आते हैं ना तो मैं खामोशी से वो किलो आधा किलो उनको वो पकड़ा देता हूँ। बहुत अच्छी चीज है। बल्कि एक और जो जरूरी बात ये है कि ये जो ज्यादतियां करते हैं, मैंने परसों ईद पे देखा है कि जानवर बेचने वाले वो जो बेईमानी और झूठ से जो जानवर बेचते हैं, सींग टूटा हो तो वो जोड़ देते हैं एल्फी के साथ, उसके बाद जो है ना उनके दांत टूटे हुए नकली दांत लगा देते हैं, टीके लगा के इंजेक्शन लगा के उनको खड़ा कर देते हैं। कई मेरे इलाके में भी ऐसा हुआ सोसाइटी में कि जानवर गिर पड़े, उठा के वो खुदारा ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें बेईमानी व्यापारी हजरात ना करें, बल्कि हुकूमत इसे अपने कंट्रोल में ले। जिस तरह आप मुर्गी का रेट तय करते हैं, आप गोश्त का छोटे का बड़े का रेट तय कर दें और उसी हिसाब से कहने के सईद पे ये रेट है, और जाएं अपनी मर्जी से जिसकी जो ताकत है वो तो तोले और खरीद के घर ले आए। इस तरह अपना ईमान भी वो खराब ना करें। बहुत शुक्रिया हसीब पाशा साहब, हामून जादूगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक पर जाना है लेकिन क्विकली थड़ी से कहूंगी कि आपका जो फेमस वो वाला डायलॉग है ना, हम उससे ही ब्रेक पर। अच्छा, जफूटे वाला था, बिल बतौड़ी को बुलाने वाला ज्यादा मशहूर हुआ। गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कचकुमा कचकुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नसा चोरी खाले कचौरी, मैं हूं चंदा तू इचकोरी, आजा कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी पैन है, शोनियों यादियां पालियां। जबरदस्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। आपको पता है कि ईद उल अज़हा की खुशियां हर तरफ अपने रंग बिखेर रही हैं, गलियों में बच्चों के कह कहे हैं, घरों से कोरमे कबाब और बारबेक्यू की खुशबुएं आ रही हैं और हर दिल में कुर्बानी के जज्बे की ताजगी है। ईद उल अज़हा यकीनन इसार, मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम लेकर तो आती है, लेकिन ये त्यौहार सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नहीं, अपनी ख्वाहिशात, आदात और तर्ज ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने का मौका भी है। कुर्बानी का गोश्त जहाँ रूहानी खुशी लाता है, वहीं जिस्मानी सेहत के हवाले से चंद एहतियातें नहायत ज़रूरी हैं, खासतौर पर उन अफराद के लिए जिन्हें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल या दीगर दायमी बीमारियां लाहक हों उनके लिए। हम सब जानते हैं कि ईद पर गोश्त का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे जितना भी हम आपको समझा लें आप नहीं समझते। नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, तीनों औकात में दस्तरखान पर गोश्त ही गोश्त होता है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम गोश्त को सही तरीके से महफूज और इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा गोश्त खाने से क्या हमारी सेहत तो ख़राब नहीं होगी, क्या हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? तो इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, और इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं समन इश्तियाक से, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमारे साथ मौजूद है। समन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको और आपके पूरे अहले खाना को। ये बताइएगा कि आप भी जिस तरह से नॉर्मल लोग खाते हैं घरों में खाने ईद पर बना के, वैसे ही आप लोग भी घर पर खाते हैं या कुछ तब्दीली होती है उसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली आपको पता है ये ईद उल अज़हा का स्पेशली पूरा साल का इंतजार होता है कि इस ये वो वाहिद ईद है जिसमें हमारी गैदरिंग चली होती है दोस्तों के साथ, बारबेक्यू, फैमिली के साथ। लेकिन वही मैं हमेशा कहती हूँ कि ईद का मकसद है इंजॉय करना, खुशी मनाना, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ ईद ये होता है कि हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट्स का लोड भर जाता है। ऐसा ही है। और समन, जिस तरह से मैंने भी जिक्र किया, हम समझाते रहते हैं कि ईद पर ज़रा गोश्त आपने नहीं खाना है ज़्यादा, अगर खाना है तो एहतियात कीजिए, और तीनों टाइम में खाना है तो उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ें लेकर आपको जो है वो डाइजेस्ट बेहतर तरीके से हो जाएगा और आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बात नहीं समझते लोग, आपकी बात समझनी है। उन्होंने आप बताया कि जितना तीनों टाइम में जब आप नाश्ता हो, दोपहर का खाना और रात का खाना, उसमें आप गोश्त जो है वो कंज्यूम करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर आपने खाना ही है, बहुत मजबूरी है, आपका बहुत दिल कर रहा है, तो फिर उसको कैसे, उसकी जो इंटेक है उसको बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा है ना, सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि गोश्त खाना जो है वो बुरा नहीं है, गोश्त खाना आपको नुकसान नहीं दे सकता,
लेकिन गोश्त को एक्सेस में खाना, बार बार खाना, वो आपको प्रॉपर नहीं करता है। हमारे यहाँ पे इशू ये होता है कि हम सुबह नाश्ते समन से राब्ता मुनक़ता हो गया है। समन से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि समन बता रही हैं कि गोश्त खाना जो है वो इतना नुकसानदेह नहीं है, उसकी ज़्यादा मिकदार खाना नुकसानदेह है। तो इस वक्त समन वापस हमारे साथ मौजूद हैं। समन बताइएगा, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ जी, तो हम बात करते हैं बेसिकली कि गोश्त खाना जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता। गोश्त से ज्यादा खाना, ओवर कुक करके खाना, बार बार खाना और उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी की जो इनटेक है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं। गोश्त खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एहतियात से खाना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, आपने कुर्बानी कर ली है और गोश्त आपके पास बहुत सारा आ भी गया है, लेकिन उसको भी आपने तरीके से खाना है। इस तरीके से नहीं खाना कि 3-4 दिनों में आपने फ्रीज़र खाली करना है। समन हमारे साथ मौजूद हैं। जी समन, कंटिन्यू कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, फैटी लिवर का है, हम अक्सर देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास एक पेशेंट आता है फूड पॉइजनिंग से, तेजाबियत से, हार्ट बर्निंग से, फैटी लिवर से और भी जो बीमारियों से आ रहा होता है, डायरिया वगैरह। तो प्लीज अगर आपने खाना भी है गोश्त तो उसके पोर्शन कंट्रोल में खाएं और उसको सब्जियों के साथ ऐड करके कॉम्बिनेशन में खाएं। और हमारे यहाँ पे बेसिकली ये है कि हम अगर दस्तरखान पे गोश्त है तो उनके पकवान भी है, सोयाबीन भी है, इस सब चीजें चल रही थी जो कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और ये तमाम हेल्थ इश्यूज की तरफ लेकर जा सकते हैं। राइट। तो समन ये बताइएगा कि कुछ लोग जो हैं एहतियात इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जो गोश्त है, गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त खाने से कई लोगों को शिकायत कुछ होना शुरू होती है, डाइजेशन के मसले होना शुरू हो जाते हैं या फिर उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या हिदायत देंगी? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको दिल का मसला है, आपका बीपी का इश्यू है, आपको फैटी लिवर का इश्यू है, आपको यूरिक एसिड का इश्यू है, तो आपने बहुत इतिहास करनी है। अगर आपने लेने भी है तो आप 2 पीस लेते हैं, वो भी ये नहीं करना कि ब्रेकफास्ट में भी 2, लंच में भी, डिनर में भी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई पीछे बैठा है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि हम ये तरकीब दें कि आप गाय इस वक्त जो है ना गोश्त ना खाएं। कोई बहुत ही शौकीन है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है। हम कोशिश कर रहे हैं समन दोबारा आ जाए। समन हमारे साथ है। समन, आपने सबको तो तलकीन कर दी है, बता दिया कि किस तरीके से गोश्त खाना है और आपने इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं खानी कि उसके बाद आपको अस्पताल जाना पड़े। मुझे ये बताएं कि समन की ईद पर फेवरेट डिश कौन सी होती है और आप कौन सा ऐसा पकवान है जो या तो खुद बनाती हैं या फिर घर में फरमाइश करके बनवाती हैं कि अब कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें मुझे ये चीज़ खानी पसंद है तो ये बनाई जाए? अच्छा, यहाँ से सबसे पहले ये होता है कि मटन पुलाव जो है उसकी एक खास खूबी है, तो मुझे वो बहुत फेवरेट है कि वो जरूर बनता है। सबसे ईद की सबसे अच्छी खुशी की बात ये थी कि मुझे सबके साथ क्योंकि सबकी इतनी हैक्टिक रूटीन होती है तो सबके साथ जो एक नाश्ता और लंच डिनर एक साथ मिलते होता है ना, वो एक ईद की जो खुशी है ना वो ऐसे नहीं मिलती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपका और मेरा एक ही भाई फेवरेट डिश ईद पे जो मटन पुलाव है वो बड़ा पसंदीदा है मेरा भी। अच्छा समन, देखें जिस तरह से भी हमने समझाया है कि भाई गोश्त आपने खाना है, क्वांटिटी का ख्याल रखना है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको अगर हम गोश्त के साथ शामिल कर लें या फिर अपने जो उस टाइम का आप मील ले रहे हैं उसमें शामिल कर लें तो फिर आपको ज़्यादा मसाइल जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल है ना, जितनी हमारी मौसम शर्मा की तमाम सब्जियां हैं एक्सेप्ट आलू के अलावा आप बाकी तमाम सब्जियों को गोश्त के साथ आप ले सकते हैं। सैलेड का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारी ईद की सैलेड जो सब्जियां हैं वो तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं, तो प्लीज सैलेड का इस्तेमाल जरूर करना है। आपने मिर्च रायता का इस्तेमाल जरूर करना है और 100 ग्राम की जगह आपने पानी का घर में मरीमार्जेटा, लाइम, शंकी या फ्रूट की प्लस आप घर में बनाकर वो आप पी सकते हैं। प्लीज 100 ग्राम से परहेज करना और ज्यादा ओवर कुक करने से अपने मटन और बीफ को और मिर्च मसालों से बहुत अवॉइड करें। राइट समन, थैंक यू वेरी मच और एक बार फिर आपको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ देखिए जी, समन ने हिदायत है कि आपने किस तरह से गोश्त खाना है, इसको ज़रा सीरियसली लीजिएगा क्योंकि होता ही है कि इतना सारा गोश्त जमा हो जाता है कि आप उसको ख़त्म करने की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, आराम आराम से खाइए, मज़े ले लेके खाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज है और हमने कहा कि इसको भी आपके लिए भरपूर तरीके से एंटरटेनिंग होना ही चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ जो गुलकार मौजूद हैं, उनके खूबसूरत अंदाज और सुरीली आवाज़ ने सोशल मीडिया सारफीन पर ऐसा जादू किया है कि लोग उनकी गायकी के दीवाने बन गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। और पाकिस्तान से ज़्यादा उनके फैंस तो हमें बाहर दिखाई देते हैं। जितना भी बड़ा गुलकार हो और जितना भी मुश्किल उसका गाया हुआ गाना हो, ये इंस्टाग्राम पर आकर बैठते हैं और उसे इतनी खूबसूरती से गाते हैं कि कभी कभी ये गुमान होने लगता है कि ओरिजिनल गाने से ज़्यादा बेहतर गा दिया इन्होंने। वैसे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम किस गुलकार की बात करें। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है एजाज हैदर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और किसी के हाथ में अगर फ़ोन है और वो इंटरनेट यूज़ करता है तो वो इस चेहरे से, इस आवाज़ से ज़रूर आशना होगा। तो जनाब, इस बात को मैं वसूख से कह सकती हूँ कि उनका दीवाना भी होगा, बहुत बड़ा फ़ैन होगा। मज़ीद किसी तवक्कुफ़ के हम सबसे पहले तो एजाज हैदर को वेलकम करेंगे। ईद के खूबसूरत दिन के मौके पर उनसे गुफ्तगू के आगाज़ से कबल हम उनसे गाने की फरमाइश शुरू देते हैं। जी जे तो कदीरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, रावी लंघ जावे हो। एजाज साहब बहुत ही खूबसूरत। एक तो इसकी शायरी इतनी खूबसूरत है, उसमें जो आपकी आवाज़ इसमें दम भर देती है, जो जोश भर देती है, जो डेप्थ भर देती है, वो और भी लुत्फ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। और इसके साथ बताएं कैसे गुजारा आपने, जो पहले 2 दिन थे कैसे गुजरे आपके ईद के? बहुत अच्छे जनाब, बस सारी दावतें वगैरह चल रही। जाहिर सी बात है, आपको पता है ईद की जो है वो बारबेक्यूज़ और बकरा ईद है, तो उस हिसाब से जो है वो गोश्त बांटना और खाने पकाने और जनाब कलेजी और इस तरह के सारे, ये अभी तो फिलहाल यही एक्टिविटीज़ चल रही है। अच्छा, आपने खाने पकाने का जिक्र किया, गोश्त खाने के शौकीन है, साथ साथ क्या बना भी लेते हैं कुछ? नहीं, बनाते तो खैर नहीं है। वो हमारी वाइफ बनाती है। खा लेते हैं? खाने के शौकीन। हाँ, खाने में कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। खाना हम सब किस्म के अच्छे जो होते हैं वो जरूर शौक है खाने का। ये बताइएगा कि लगता नहीं हूँ मैं देखने में, लेकिन ये कैटेगरी फूडी नहीं लगते आप, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत अरसा आपने मुल्क से बाहर गुजारा है, तो आपको मुल्क से बाहर भी ईद गुजारने का मौका मिला होगा। वहाँ पर कैसे गुजरती है आपकी ईद और पाकिस्तान आके क्या तब्दीली महसूस होती है फिर से? हाँ जी, काफ़ी अर्सा मेरा अमेरिका में काफ़ी टाइम गुजरा है और जाहिर सी बात है वहाँ पे ईद और बकरा ईद होती थी मेरी। बाकी लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो माशाल्लाह से हमारे पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद हैं, तो जाहिर बात है थोड़ा फील तो होता था कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाता था मुझे, तो उसमें अच्छा होता था, बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे भी बहुत अच्छा, मज़ा। वहाँ पे पाकिस्तान वाली जो ईद सेलिब्रेशन है उसको फिर किसी हद तक तो मिस करते होंगे? जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, वहाँ पे उसका ज़रा सा सिस्टम अलग है। हाँ। तो उसको जो है हम इस तरीके से नहीं इंजॉय कर सकते, लेकिन उनकी सफाई का सिस्टम भी अलग है। जी, उनकी सफाई का सिस्टम भी अलग है। वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ये सारी कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं। हाँ। हम तो कभी, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पर। बस उनके स्लॉटर हाउसेस है बिल्कुल, जो दावतें वगैरह होती हैं बस उन्हीं में शिरकत होती थी, तो वही तैयारी खास होती है ईद की। अच्छा, यहाँ पे तो ईद जो है, जो बकरा ईद है स्पेशली, इसकी तैयारी तो जब हम बकरा मंडी पहला विजिट करते हैं ना तब से शुरू हो जाती है। वहाँ से शुरू होता है। पूरा एक प्रोसेस है, जैसे आप पहले दिन गए, विंडो शॉपिंग की, फिर दूसरे तीसरे, आखिरकार आप चांद रात तक कामयाब हो ही जाते हैं। तो आपका ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है? यहाँ पर आप क्या जानवर खरीदने के लिए खुद जाते हैं शौक से? जी जी बिल्कुल जाते हैं, और उसके अंदर ये नहीं होता कि मैं पहले विंडो शॉपिंग करूँ। मेरी कोशिश होती है बस एक ही दफ़ा में जो है वो, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ये कॉन्गो वायरस वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनसे बोला गया कि मंडी में जाएं तो जरा एहतियात करें और ये सारी चीज़ें करें, मास्क लगा के। मेरे ख्याल है डर ही लग रहा होता है जाते हुए, तो बंदा जल्दी जल्दी अपना काम करके चलो जी आ जाओ। इतना टाइम आपने अमेरिका में गुजारा है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। यहाँ के लोग तो आपको पता है मंडियों में कैसे घूम रहे होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज को लेके जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है वो कल्चर है हम लोग का, तो हाँ बिल्कुल उसमें उन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है। अभी आस्ता आस्ता लोग अवेयरनेस आ रही है, और जिस तरीके की अभी ये जो डिजीजेज आ रही हैं तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और लोगों को भी अब डर थोड़ा सा
डर की वजह से थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। ये थोड़ा सा डर जाता है। जी। आप जो है जितना अरसा आपने गुजारा अमेरिका में, फिर वापस लौटे और फिर सोशल मीडिया पर आपने जो है कुछ चीज़ें डाली और एकदम से वो स्काई रॉकेट कर गई, एकदम से जो है वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आप क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आपने ये जो है सोशल मीडिया को ज्वाइन किया? सोशल मीडिया को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी रीज़न थी कि मैं जो था जब वापस आया अभी लास्ट टाइम यूएस से, तो आमिर लियाकत साहब को आप सब जानते हैं। बिल्कुल। और उनके प्रोग्राम में मैंने उनके साथ दिया और उसके बाद जो है वो तो चले गए वो छोड़ के चैनल, लेकिन फिर बाकी हम लोग वहीं करते रहे कंटिन्यू। कुछ गेम शोज़ वगैरह थे उसके अंदर, तो उसके अंदर मैं एक लिहाज से थोड़ा सा फंसा सा रह गया, यानी कि वो अब दिल भी नहीं कर रहा छोड़ने का, और यानी मेरी वो जगह थी भी नहीं एक्चुअली। वो साइड पे बैठे होते थे हम, और जनाब उसमें से हमारी शक्ल भी कभी कभी दिखा देते होते थे वो, तो काम हम अपना पूरा कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी जो है थोड़ी क्या काफ़ी शोहरत मुझे उस प्लेटफॉर्म से भी मैंने गेन कर ली, मैंने किसी तरीके से निचोड़ लिया उसमें से भी कुछ ना कुछ। तो लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि यार कुछ अपना जो है, अपना तो खैर अभी भी मैं कुछ नहीं, अपना तो करता रहता हूँ, लेकिन अभी वो उस लेवल पे नहीं है। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार कुछ कवर्स वगैरह करते हैं। एक ऐसे ही बैठे बैठाए एक कवर किया एक तो गाने का, तो वो बहुत उसको ना अच्छा रिस्पॉन्स आया, पहला था मेरा वो। तो मेरा बेटा मुझे शायान अली वो सारा मैनेज करता है, ये मेरे सोशल मीडिया वगैरह, तो सारी उसकी जो है वो है फोर्स मुझे पुश करना, और ये तो हो गए भाई आप अब जो है कुछ सोशल मीडिया की तरफ आए। मेरे बड़े भाई सजाद अली वो जो हैं, हम जिक्र करने ही वाले थे, वो जो है बहुत मुझे कहते रहते थे यार तुम कुछ करते नहीं हो, ये सोशल मीडिया वगैरह पे तो थोड़ा ध्यान दो, ये कुछ करो बेटा, इससे थोड़ा अच्छा होगा ये वो। मैं जो हूँ मुझे नहीं लगता था यार कि मैं अब जो है मैं क्या सोशल मीडिया पे आऊँ, ये तो बच्चों का काम है, टिकटॉकर्स वगैरह और ये तो वो, तो मेरा कम नहीं रहा है। मैं तो सीरियस एक गाना गाने वाला आदमी हूँ, और इस तरीके से नहीं, ये तो थोड़ी अदाएं दिखाओ और ये करो वो करो, ये तो इस तरीके का। लेकिन आपने देखा है कि बगैर अदाएं दिखाए आपने क्या कमाल किया है, आप छा गए हैं। बहुत सारे हमारी ऑडियंस जो है वो उन्हें भी नहीं पता होगा कि जो एजाज हैदर साहब हैं वो जो हमारे फेमस सिंगर हैं सजाद अली साहब, उनके भाई हैं, और वो बात तो अलग है एक वो रिश्ता, लेकिन जो आपका अपना फेम है, जिस तरीके से आप मशहूर हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने वही बात की कि आप इंस्टाग्राम पर आते हैं और बिल्कुल छा जाते हैं, लगने लगता है कि वो ओरिजिनल वाले गाने से भी आपने अच्छा गाना आपका ही है, आपने गाया है। तो अभी आपके जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हमसे हो रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि इन्होंने बातों में उलझा लिया है और एजाज साहब बैठे हुए हैं और हमें कुछ सुना नहीं रहे। जी बिल्कुल सुनाते हैं। मैं तो कुछ कभी कोई मुझे कोई कहता है ना कोई गाना फरमाइश करने का, तो मेरे दिमाग में तो मेरे बड़े भाई के गाने आते हैं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, और खैर दुनिया उनकी फ़ैन है। अभी हमारा शो था अभी रिसेंटली लाहौर में और कराची में, तो इट वॉज लाइक अमेजिंग, और बोथ शोज वर सोल्ड आउट, बहुत दिनों पहले ही सोल्ड आउट हो चुके थे, तो बहुत मज़ा आया। खैर वहाँ पे मैं उन्हीं का एक गाना आपको सुनाता हूँ। बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी। खूबसूरत खूबसूरत। और इट रन्स इन द फैमिली, मेरा ख्याल है जो आप लोगों की आवाज़ है, जो सॉलिड आवाज़ है, क्या रियाज की वजह से ऐसी हुई है या वैसी आवाज़ ही खूबसूरत मिली थी आपको, अता की गई अल्लाह ताला की तरफ से? जी इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की देन है। मुझे बोलना भी नहीं आता था, घर वाले बताते हैं कि तुम उस वक्त से गा रहे हो, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से गा रहा हूँ, तो ये तो एक चीज़ थी ही। फिर मेरे बड़े भाई सजाद भाई उन हमारे घर में एक इंस्टीट्यूशन पहले से मौजूद थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं को देख देख के शौक़, फिर इसको प्रोफेशन बनाने का भी जो था शौक़, उन्हीं को देख देख के वो किया, और बहुत सीखा उनसे, उन्होंने बहुत सिखाया। जगह जगह पे जो है वो अपना होती थी, अपना क्लास होती थी हमारी कि हाँ भाई इसको इस तरीके से कर लो, इसको यूँ कर लो, इसको यहाँ से हाँ ये
फिर मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनको क्लासिकल म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे मेरी सिंगिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, सिर्फ सुन के ही, क्योंकि गा तो हम खैर वैसा बिल्कुल भी नहीं सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते उस तरह करने की, लेकिन वो जो सुनने से जो मेरी लिसनिंग इम्प्रूव हुई उसकी वजह से मेरी सिंगिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। तो इन चीज़ों का बहुत अमल दखल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक और चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो ये कि आपने शंकर महादेवन का जो ब्रेथलेस है, आपने वही गाना मतलब गा ही दिया। बहुत बड़े बड़े गुलकार भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, आपने कैसे ले लिया इतना बड़ा रिस्क? वो रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिस्क लेने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल है वो इस तरह करना। उसमें जान भी जा सकती है। हाँ, जान भी जा सकती है इंसान की, तो वो सारी शोबदेबाजी है बेसिकली। मैं अभी टीवी पे सब लोगों के सामने मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सारी शोबदेबाजी होती है और ये सब रिकॉर्डेड होता है, और क्योंकि उन्होंने भी जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो भी इसी तरीके से रिकॉर्डेड ही है, तो वो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक गो में है बिल्कुल, तो वो ऐसा लगता है कि यार इसमें सांस नहीं, बंदा नहीं ले रहा, और वो कह रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं यार आपको देखते हुए मुझे सांस चढ़ गई और ऐसा हो गया, और ये तो बेसिकली ये एक वो है। आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, आपने खुद ही बता दिया कि वो जी रिकॉर्डेड तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वैसे अभी बहुत सारे फनकार आप लोगों की पैरवी करते हुए ही आ रहे हैं। सज्जाद अली साहब के साथ भी हमने देखा कि कुछ क्लिप्स अभी शेयर हो रहे हैं। आजकल जो बड़ा नाम कमा रहे हैं निशान अली, वो उनको जाके पैर छू रहे हैं, उनके स्टेज पे जाके अकीदत से मिलते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि नए जो गुलकार आ रहे हैं, इनकी जनरेशन कैसी है और इनमें किस चीज़ की जो है बेहतरी आई है और किस चीज़ में इनको काम करने की ज़रूरत है? अभी देखें कि काफ़ी अरसे से मैं जो देख रहा हूँ वो जो है थोड़ा सा म्यूज़िक जो है हमारा वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, यानी कि म्यूज़िकली अगर आप देखें उसको, वैसे वो सोशली बहुत फ्लरिश कर रहा है, लेकिन म्यूज़िक जहाँ आप बोलेंगे ना, म्यूज़िक की जहाँ बात आती है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, यानी कि म्यूज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसमें जितना होना चाहिए। लेकिन अब फिर कुछ थोड़े अरसे से नज़र आ रहा है, जैसे नए सिंगर्स, आपने निशान अली का जिक्र किया, और हमारे कुछ सिंगर्स असफर अभी बयान के जो सिंगर हैं वो, और भी कुछ लोग हैं जो इन्हीं के उन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि नहीं यार अभी म्यूज़िक मरा नहीं है, और आरी सिंगिंग भी जो है, अच्छा सिंगर्स भी फिर से थोड़ा सा आने शुरू हुए हैं, वैसे आना शुरू हुए हैं, और अभी फ्यूचर में ये सारा जितना भी अभी पीछे जो भी जो बकवास हुई है ना म्यूज़िक के हवाले से, वो थोड़ी कम होती जाएगी अब, और अब जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ मेरे हिसाब से आना चाहिए, और आएंगे लोग। बाकी कुछ समझ नहीं आता है वो मौसीकी सुनते हुए ना कि कौन गा रहा है और कौन ये बजा रहा है। लेकिन आप जैसे जब सिंगर मौजूद हैं, आपके बड़े भाई जैसे सिंगर्स मौजूद हैं, तो हमें किसी किस्म की कमी जो है वो महसूस नहीं होती माशाल्लाह। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि ये खूबसूरत सी जो नशिस्त है इसे हम इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं, लेकिन करना है। हमारे साथ दीगर भी मेहमान मौजूद होंगे। आपसे ईद उल अज़हा का कोई पैगाम आप देना चाहें, आप कोई पैगाम दीजिए, और उसके बाद फिर हमें कुछ सुनाते हुए हम ब्रेक पर चले जाएंगे। मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ बहुत कुछ, मैं किसी को क्या बताऊँगा। बस थोड़ा सा इतना बोलूँगा कि इस ईद, ख़ास तौर पे ईद के मौके पर अब थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें, और ये जो आलाइशें वगैरह जो भी हैं वो सबका ज़रा प्रॉपर इंतज़ाम करें, और ताकि जो है वो गंदगी ना फैले और बीमारियाँ ना फैले। वैसे काफी हद तक सुधर चुके हैं, लेकिन अभी भी सुधरना नहीं, अभी भी बहुत इलाकों में हमने देखा है ऐसे पड़े हुए होते हैं उस सारे बेचारे गायों के। लेकिन आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, खासतौर पे ये 2 दिन तो हमने देखा है कि एहतियात की गई, तीसरे दिन की भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज है, जैसे हमें ईद के तीसरे दिन अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, स्टूडियोज में आप तशरीफ लेकर आए। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, हम ब्रेक पर जाएंगे आपके गाने। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सुनाते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खेल के मैदान में, जहां ईद की खुशियों के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट में भी नई सरगर्मियां जोर पकड़ती चली जा रही हैं और हालिया दिनों में क्रिकेट के हलकों में कई अहम फैसले देखने को मिले हैं। कौमी वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए 3 रोजा हाई परफॉर्मेंस कैंप का इनेकाद किया गया था, जहां बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी जैसे बड़े नाम अपनी फिटनेस और फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए मैदान में उतरे। और ये कैंप न सिर्फ आने वाले टूर्नामेंट्स की तैयारी का हिस्सा है, बल्कि इसमें यह भी तय होना है कि आइंदा स्क्वाड्स की तश्कील किस समत में जाएगी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल शायकीन की ज़हनों में यह गर्दिश कर रहा है कि क्या दौरा वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम में वापसी मुमकिन हो सकती है। और दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी के 22 रवां बरस सितंबर में शेड्यूल एशिया कप के इनेकाद पर भी सवालिया निशान ताहाल बरकरार है। जनाब, सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तलखी कायम है बदस्तूर, और जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले एशिया कप का इनेकाद खतरे में दिखाई देता है। क्या एशिया कप होगा? अगर होगा तो क्या पाक और भारत एक ग्रुप में शामिल होंगे? इस पर हमने बात करनी। जी हाँ, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स सज्जाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, सुबह खैर और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम हिना, सुबह खैर आपको भी और अली को भी ईद मुबारक। आज तो ईद का तीसरा दिन है, 2 दिन आप खूब मसरूफ रही होंगी किचन में, और फिर उसके बाद अली ने हाथ साफ किया होगा बकरों पे गाय के गोश्त पर। तो अब 2 दिन की वो थकन मिटाने के लिए आप लोग आज सुबह सवेरे ईद के तीसरे दिन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन आपको और आपके अहले खाना को और आप के तमाम जो बच्चे हैं, जिनके अली आपके तीनों बच्चों को सबको ईद मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया साहब, आपको भी ईद मुबारक। आपने ईद का जिक्र किया तो मेरा ख्याल है जरा स्पोर्ट्स की जाने बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। पहले 2 दिन आपने भी खूब हाथ साफ किया है, फिर मटन पर, बीफ पर, कैसे गुजरे दोनों दिन ईद के? मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो पूरे साल इंतजार करेंगे गोश्त पर हाथ साफ करें। इंसान जो है वो फिर रात को टिक्के बनाने में लग जाता है। गोश्त की जब बकरा कटता है तो कलेजी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं चूंकि इतना गोश्त खाने का आदी नहीं हूँ तो उसकी वजह से मैं चिकन ला के रखता हूँ। और मेरे घर में चिकन, मेरे लिए स्पेशली ईद वाले दिन चिकन बनाई गई। लेकिन बाकी लोग खाते हैं, लेकिन इतना भी ना खाएं कि फिर आपका मैदा खराब हो जाए और आप टूट पड़े। ऐसा ना हो। एतदाल के साथ अगर आप ईद के जो गोश्त है बल्कि खुद ना खाएं, ये तो उन लोगों को दें जो मुस्तहकीन है, जो सारा साल मुंतजिर रहते हैं गोश्त खाने के, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये गोश्त तो उनको जाना चाहिए। कुछ लोग तो अपना पूरे का पूरा बकरा फ्रिज में रख लेते हैं, फ्रीजर में। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक आधा दिन तो चीट डे कर लें। आप ईद पर भी चिकन ही खा रहे हैं? वो कबाब वगैरह जो है वो एक आध दिन जो थे मेरे भाइयों वगैरह ने बनाए तो वो खा लिए, लेकिन उसके अलावा इतना ज्यादा नहीं। कबाब तो चूंकि कीमा बना होता है तो इसलिए खाया जाता है। हाँ। अब बोटियों पे हाथ साफ नहीं किया जाता आम लोगों की तरह, वरना कभी आप खाते हुए देखें लोगों को गोश्त ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही होती है बकरे के साथ। आप सही कह रहे हैं मिर्जा साहब। चलें, ये तो बात हो गई बकरे की कढ़ाई की। क्रिकेट की कढ़ाई का क्या करना है? उसमें भी बहुत कुछ पक रहा है। क्रिकेट में भी कुछ कुर्बान होने जा रहे थे क्योंकि ईद कुर्बान है तो कुछ कुर्बान होने जा रहे हैं। और अब देखें कुर्बानी ये क्या रंग लाती है। लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल जारी नहीं किया था। और उस शेड्यूल की बुनियाद पर पाकिस्तान को 3 T20 मैचेस खेलने बांग्लादेश में, और फिर उसके बाद 31 जुलाई को पाकिस्तान का पहला T20 है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों T20 अमेरिका में होंगे, फ्लोरिडा में होंगे, लॉडर हिल में ये खेले जाएंगे। वहां मैदान मौजूद है और ये लॉडर हिल जो है ये बहुत नजदीक है जमैका के, तकरीबन घंटे की फ्लाइट है। तो वेस्ट इंडीज ने तीनों मैचेस जो है चूज किए हैं कि, और वहां पहले भी इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं तो वहां मैचेस होंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में क्या बाबर आजम की वापसी होती। शाहीन शाह आफरीदी के इम्कानात ज्यादा रोशन है बनिस्बत इन दोनों के, क्योंकि अब देखें T20 की गुज़िश्ता में जो रैंकिंग जारी की गई, जो रैंकिंग जारी की गई उस रैंकिंग में अब बाबर आजम टॉप 10 से भी नीचे आ गए। बाबर आजम जो है वो 9वें से 12वें नंबर पर आ गए। और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ना कोई भी नहीं है टॉप 20 में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये नए लड़कों को ज्यादा चांस देंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब वैसे बनता भी ऐसा ही है जो परफॉर्मेंस चलती रही है, और खासकर अगर PSL की बात करें जिसमें हमें लग रहा था कि किसी हद तक कमबैक करेंगे, वहां पर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आप किस नजर से देखते हैं इस कैंप को? क्या जो बाहर कैंप्स लगाए जाते हैं अपने जो सीनियर खिलाड़ियों के लिए, ये उससे मिलते जुलते हैं या एक अच्छा मैसेज है या अच्छा प्रैक्टिस करने का दौरानिया मिल जाएगा उनको ताकि वो कमबैक कर सकें? किस नजर से देखते हैं आप इस कैंप को? देखिए ये जो कैंप लगाया गया था ये तो
फिटनेस के हवाले से और खिलाड़ियों को जो वाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स थे उनके हवाले से कैंप लगाया गया था। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कामरान गुलाम को नहीं लिया, मोहम्मद नईम को नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको शामिल नहीं किया। सिर्फ 22 प्लेयर्स थे और 7-7 के बैचेस बनाए गए थे कि जिस तरह पहले दिन 7 खिलाड़ी जो आए उसमें बाबर आजम से बड़ा डिस्कशन किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने। फिर अगले दिन शाहीन शाह अफरीदी आए, तो रिजवान आए। तो अब इन खिलाड़ियों को इनको सिखाने की क्या जरूरत है? आप देखें ना कि शाहीन शाह अफरीदी 2018 से खेल रहे हैं, 7 साल हो गए। बाबर आजम 2015 से खेल रहे हैं, 10 साल हो गए। मोहम्मद रिजवान जो तकरीबन 2016-17 से खेल रहे हैं। तो इनको सिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग के लिए था कि जरा एक यकजा हो जाए। और नए कोच आए माइक हैसन, तो अब देखते हैं कि वो कितने अरसे तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच रहते हैं। या तो कोच आता है और फिर अगली गाड़ी से उतर जाता है, वो फिर पता नहीं चलता पाकिस्तान क्रिकेट में। हाँ, ये तो है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आप बाबर और रिजवान की बजाय शाहीन का कमबैक देख रहे हैं टीम में। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? आप ऐसा ही देख रहे हैं, और इसकी आपको रीज़न क्या लग रही है? एक तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली हमने देखी कि यही परफॉर्मेंस उनकी जानिब से मुसलसल दी जा रही है, और जो यंगस्टर्स हैं अब हमने देखा कि बनिस्बत सीनियर्स के वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे यंगस्टर्स को फिर टाइम देना चाहिए। देखिए, अब जो इन्होंने जिन लड़कों को ट्राई किया है उस लिहाज से अब आप देखें, रिजवान जो है वो तो इस बात पे कतन तैयार नहीं कि वो इनिंग्स ओपन ना करें, नीचे खेलें। आप देखें जो PSL हुई उसमें पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उन्होंने तमाम के तमाम मैचेस एज एन ओपनर खेले। उसके बरक्स बाबर आजम ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया। उन्होंने देखा कि एज एन ओपनर उनकी जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास फखर जमान है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास काफी ओपनर्स है। तो फिर बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर आना शुरू हो गए। अब जो कॉम्बिनेशन बना है, एक तो बांग्लादेश की सीरीज को इतनी ज्यादा जैसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव नहीं होगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा सकता है। बांग्लादेश की टीम अब ICC की T20 रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ गई, 9वें से 10वें नंबर पर आ गई, और पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। तो उस लिहाज से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मुझे लग रहा है कि ये यंगस्टर्स को ही आजमाएंगे, क्योंकि जो कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो पोस्ट मैच उनके जो कमेंट्स थे, उनको देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि वो यंगस्टर्स पे ज्यादा रिलाई करेंगे। राइट, रिलाई करेंगे। मिर्जा साहब, इस वक्त क्योंकि हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो सब हम चाहेंगे कि आप अपने जो नाजरीन हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको कोई मैसेज दे दें ईद का। मैसेज यही है कि कुर्बानी का जज्बा सिखाता है हमें ईद उल अज़हा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर वहां पर दुम्बा भेज दिया, जिसकी वजह से अब ये एक रिवायत पड़ गई है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई ईद उल अज़हा मनाएं, एहतमाम के साथ मनाएं, लेकिन गोश्त को बजाय इसके कि अपने फ्रीजर में आप जमा करें, लोगों में बांट दें। जितने ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, एक तो आपका कुर्बानी का जो असल जज्बा है, जो कुर्बानी की असल रूह है, वो भी एक बेदार होगी, और फिर आपको भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगेन आपको ईद मुबारक। इसके साथ ही जनाब हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आगे एक्सप्रेसो में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आपको पता है कि ईद का तीसरा रोज़ है, हर तरफ ईद की खुशियां बिखरी हुई हैं। आज ईद का तो आखिरी रोज़ है, लेकिन जो हमने रेसिपीज़ और डिशेस आपको सिखानी है उसका बिल्कुल आखिरी रोज़ नहीं है। अभी ज़रा आपको अपने किचन में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि शेफ़ मारवी आज के दिन हमारे लिए क्या बनवा रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हैनान अली, वेलकम टू किचन कॉर्नर। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी, जो कि है सैंडविचेस। मैं बनाऊँगी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल सैंडविचेस। वो मैं 2 तरह से आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये वाले सैंडविचेस हम बहुत ही इजीली सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, और अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो ऑन स्टोव हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, दैट्स इज़ ब्रेड, एंड इसमें आई एम यूजिंग क्यूकम्बर, अनियन, बीटरूट, टमाटो एंड बॉइल्ड पोटैटोज़। और इसके साथ मैं इसमें फॉर सीजनिंग ओनली चाट मसाला यूज़ करूँगी एंड बटर। तो मैंने अपनी ब्रेड ले ली है, इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर नीड इसमें हम बटर लगा लेंगे। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे, टोमेटोज़, देन अनियन। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते हैं आप उसको हटा दो, अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं तो आप इसमें वो ऐड कर लो। इसमें मैं
पोटैटोज़ ऐड कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को मैंने थिनली स्लाइस्ड किया हुआ है। इसमें मैं डाल रही हूँ बीटरूट। बीटरूट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ और ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का है। वैसे टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है और गुड फॉर हेल्थ भी है। इसमें हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे हल्का हल्का अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप इसमें चाह रहे हो तो आप इसमें चिलीज़ या चिली ऑयल बना के वो भी डाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा रख रही हूँ इसको हम लाइक दिस। नाउ आई जस्ट यूज़ सैंडविच मेकर ओवर हियर। मैंने अपने सैंडविच मेकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। जब तक ये प्री हीट होता है आई जस्ट वाइप माई हैंड्स। इसको मैं रख दूँगी सैंडविच मेकर में वेरी केयरफुली। सैंडविच मेकर को मैंने बंद कर दिया है। जब तक ये इसमें बनेंगे तब तक मैं आपको स्टोव पे बनाने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास अमूमन ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास सैंडविच मेकर हो, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो एक सैंडविच मैं आपको ऐसे भी बना के बताती हूँ। इसको जस्ट बटर लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसमें अलग कोई भी सॉसेस बना के आप रख लें, आप चिली ऑयल्स बना के रख लें, वो भी आप अपने सैंडविचेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। नाउ इसमें मैं दोबारा से अनियन, क्यूकम्बर, इस फॉर्म में आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं क्योंकि मोस्टली वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खा रहे होते जो कि हमारी डाइट में हमें लेना बहुत ज़रूरी है। बीटरूट फुल ऑफ फाइबर एंड आयरन, हम सबको खाने चाहिए बीटरूट। टोमेटो, एंड बॉइल्ड पोटैटो। इसकी लेयरिंग हम ही रखेंगे लाइक दिस। चलिए इसको मैं इस तरह से सैंडविच मेकर में मैं चेक कर लेती हूँ। अगर मेरे सैंडविचेस हो गए हैं, दे आर रेडी और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं जब तक हम अपने स्टोव को मैं ऑन कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा और इस पे भी हम एक मज़ेदार सा सैंडविच बना लेंगे। इसको हम बहुत ही केयरफुली निकाल लेंगे। ये सैंडविच को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए। इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये इसी तरह का बहुत ही मज़ेदार सा कलरफुल से सैंडविचेस रेडी हैं जो कि हमने सैंडविच मेकर में बनाए हैं। इसकी मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। मेरे पास ये हैं सेव, ये इसकी बहुत ही मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन हम इसके साथ करेंगे। फाइनल लुक इसको हम देंगे। ये हमने इस पे रेडी कर लिया है विद सैंडविच मेकर। अब हम इसको किस तरह से स्टोव पे बनाएंगे। स्टोव पे हम हल्का सा इसमें बटर लगा लेंगे लाइक दिस। इसको मैं हल्का हल्का सा बटर लगा लूँगी और मैं इसको प्लेस कर दूँगी लाइक दिस और इसको अच्छा सा हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देन आई जस्ट टर्न साइड। दिस इज़ द कलर जो हमें चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची सा इसका कलर आ जाएगा। इसको मैं स्मॉल प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। लुक्स यम एंड हेल्दी बोथ। ये हमारा ऑन द स्टोव सैंडविच रेडी है और ये हमारा सैंडविच मेकर में सैंडविचेस वो भी रेडी हैं। इसको भी हम गार्निश कर लेंगे विथ सेव। लुक्स यम। इसके साथ मैं बना लूँगी टैंग स्लश। इसके लिए मुझे चाहिए होगा जग टू मेक टैंग। इसमें मैं डाल दूँगी वाटर अकॉर्डिंग टू नीड। I'll be needing orange flavored tang। आपकी मर्ज़ी है। ये टैंग हमें दे रहा है 3 फ्लेवर्स। आप जो फ्लेवर यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग ऑरेंज टैंग, विटामिन सी, डी एंड जिंक के साथ। टैंग रखता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट थ्रू आउट द डे।
आप खुद भी पिएं और इस गर्मी में अपनी फैमिली को भी पिलाएं। अब मैं इसका स्लश बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा। उसके लिए मुझे चाहिए होगी लॉट्स ऑफ आइस। मैं ऐड कर लूँगी आइस। इसमें हम डाल देंगे आइस, क्योंकि स्लश विदाउट आइस तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी अच्छा लगता होगा। स्लश इज़ सपोज टू बी विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस। अच्छा सा क्रश कर लूँगी। जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड। जब भी हमारी हाफ डन हो जाएगी तो ये जो मैंने टैंग बनाया है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें I'll just give it a very nice blend। Smells yum। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा ऑरेंज स्लश रेडी है। मैं इसको अपने ग्लास में डाल लूँगी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू मुझे आ रही है। और बहुत ही खूबसूरत सा जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये है मंटो का। डू ट्राई देयर कलेक्शन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रीज़नेबल इनके कपड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। डू ट्राई दिस। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस बनाए हैं और टैंक स्लश बनाया है। डू ट्राई दीज। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। शो का आखिरी सेगमेंट है तो उसमें हम एक ट्रिब्यूट पेश करते चलते हैं। पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में एक तवील अरसे तक अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले मारूफ गुलकार मसूद राना के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मुनफरिद लहजे के हामिल इस गुलकार ने मुश्किल तर्ज के गाने भी रिकॉर्ड कराए जो सुनने वालों को आज भी अपने सहर में जकड़ लेते हैं। अजीम गुलकार 4 अक्टूबर 1995 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और उनकी यादें, उनके गाए गाने हमेशा इसी तरीके से ताज़ा रहेंगे और याद भी रखे जाएंगे। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो आज हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आज के ईद स्पेशल एक्सप्रेसो से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जिस तरह से आगाज़ में भी आपको बताया था कि आलाइशें आपने खुलेआम इस तरह से नहीं फेंक देनी, उनको भी भरपूर तरीके से ठिकाने पर लगाना और ईद का आखिरी रोज़ अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ जो हैं वो आप तक भी उसी तरीके से आएंगी। हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।